हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बीकॉम फाइनल सब्जेक्ट जीएसटी का चैप्टर नंबर 11 पर चर्चा करेंगे। तो चैप्टर नंबर 11 होगा वो इस प्रकार है कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। चैप्टर का नाम है वो है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो क्या होती है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई? वैल्यू का मतलब क्या होता है? किसे कहते हैं वैल्यू? तो वैल्यू को कहेंगे हम मूल्य, यानी कि जो सप्लाई दे रही हैं गुड्स की, जो सप्लाई दे रही हैं सर्विसेज की, या फिर जो सप्लाई दे रहे हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको उसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वैल्यू होगी, उसका मूल्य क्या होगा। उसी के हिसाब से हम टैक्स निकालेंगे। फिर तो सबसे पहले मैंने ऊपर दे रखा है कि टैक्स स्लैब। जीएसटी का टैक्स स्लैब है वो 5%, 12%, 18%, 28% और 0 रेटेड है। ये टैक्स का स्लैब है। ये किस पर लगेगा और ये कौन डिसाइड करता है? बच्चों, ये टैक्स स्लैब जीएसटी काउंसिल, जीएसटी अथॉरिटी द्वारा डिसाइड किया जाता है। वहाँ प्रोडक्ट की एक लिस्ट होती है, उसमें प्रत्येक प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट पर टैक्स रेट बताया गया है कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगेगा। और ये टैक्स रेट है किस पर लगेगा? तो ये उस वैल्यू पर लगेगा जो वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे इस चैप्टर में। तो मैंने लिख रखा है, देखो, ये रेट आप किस पर अप्लाई करेंगे, यानी बात कर रहे हैं हम वैल्यू की। किस वैल्यू पर अप्लाई करेंगे? जब आपके पास कोई वैल्यू होगी उसी पर यह टैक्स अप्लाई करेंगे। जब आपके पास ट्रांजैक्शन वैल्यू निकल के आ जाएगी तब ही आप यह टैक्स रेट अप्लाई करेंगे, तब जाके आपका जीएसटी निकल कर आएगा। और ये जीएसटी आपको पेड करना है टू गवर्नमेंट। किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है, सरकार को देना है ये टैक्स आपको। ये रेट किसी वैल्यू पर लगेंगे, वो वैल्यू हम इस चैप्टर में डिटरमाइन करेंगे। इसे कहेंगे टैक्स पेड ऑन एड वैलोरम बेसिस। बच्चों, जब आप गुड्स की सप्लाई करते हैं या तो गुड्स की करते हैं या सर्विसेज की देते हैं या बोथ गुड्स एंड सर्विस की, तो उसकी वैल्यू क्या है, यानी किस प्राइस पे देते हैं, किस मूल्य पर देते हैं, ये आज हम देखेंगे। अब देखेंगे हम कि सेक्शन 15 अंडर सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 15 अंडर सीजीएसटी एक्ट देखेंगे बच्चों, जिसमें हम पहले बात करते हैं हम वैल्यू ऑफ सप्लाई की। सेक्शन 15 इसमें क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई की वैल्यू क्या होगी सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। तो पहले ये कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई
ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसको ये 3 पार्ट में डिवाइड करता है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वही क्या मानी जाएगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी। सेकंड में क्या कहता है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में क्या कहता है, कंपल्सरी इंक्लूजन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, इंक्लूजन करना, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालते टाइम ऐड करनी है, कंपलसरी है, वो इंक्लूड करना है उनको। थर्ड क्या कहता है बच्चों, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 एक्सक्लूड ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ, कुछ चीज़ें हैं उनको शामिल भी नहीं करना ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालते टाइम। इसके बाद इफ वैल्यू इज द नॉट डिटरमाइन ऑन द बेसिस, जब वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पर डिटरमाइन न की जाए, जहाँ पर ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं है, तब क्या करेंगे भाई। पहले मैं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात कर रहा था, लेकिन सेकंड में यदि ट्रांजैक्शन वैल्यू है ही नहीं तो क्या करेंगे, तब बच्चों हम देखेंगे सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 देखेंगे। और वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, जीएसटी डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सीजीएसटी रूल्स 2017 के अकॉर्डिंग रूल लगाएंगे और उस रूल से हम क्या निकालेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालेंगे। रूल कौन सा लगाएंगे, रूल्स ऑफ अंडर सीजीएसटी 2017 ये लगाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालेंगे। बच्चों थर्ड में दिया हुआ है वैल्यू ऑफ इन केस स्पेसिफाइड सप्लाई। इसमें क्या कहता है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड कर दिया जाता है तो उसमें हम ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या लेंगे। अब वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, टैक्स ले 5%, 12%, 18%, 28% एंड 0 रेटेड, ये अप्लाई होंगे बेटे टैक्सेबल वैल्यू पर। टैक्सेबल वैल्यू पर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट इज इक्वल टू टैक्स अमाउंट। क्या आ जाएगी, देखो बच्चों, मान लो टैक्सेबल वैल्यू है वो 6000 रुपीज़ है, टैक्स रेट है वो 18% है, थर्ड कैटेगरी में आता है प्रोडक्ट 18% में, और हम बिजनेस कर रहे हैं, वो सप्लाई रेसिपिएंट और सप्लायर है, वो विद इन स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, तो बच्चों उसमें CGST और SGST लगेगा। CGST 9% और SGST 9%। 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, तो टोटल लग गया बच्चों 18%। ठीक है, इससे हमारी टैक्स की अमाउंट निकल के आ जाएगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15, इसमें क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई इस ट्रांजैक्शन वैल्यू, पहले वाली बात कहता है ये कि वैल्यू ऑफ सप्लाई को ही हम ट्रांजैक्शन वैल्यू मानेंगे। ऐसे इसने दिखाया हुआ है नीचे सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, 2, 3। 1 में क्या कहता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी वो
वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। इंक्लूजन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या क्या इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड क्या क्या एक्सक्लूड करना है उनमें से। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। जब डिटरमाइन जहाँ पर ट्रांजैक्शन वैल्यू डिटरमाइन न की जा सके उस टाइम क्या होगा, हमें सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 में जीएसटी डिटरमाइन करनी है। वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल्स 2017 अंडर CGST एक्ट। वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस स्पेसिफाइड सप्लाई सेक्शन 15 सब सेक्शन 5 नोटिफाइड द गवर्नमेंट। अब देखते हैं बच्चों कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में क्या कहता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई बराबर है ट्रांजैक्शन वैल्यू के, यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई ही ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी। तो व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू? हम देखते हैं कि दो फर्म है या दो व्यक्ति है A एंड B, जिनके बीच में लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होती है। A है वो B को गुड्स सप्लाई करता है। क्या करता है? गुड्स से सप्लाई करता है। कितने रुपए में बच्चों? 10,000 रुपये में। तो यहाँ पर लेन देन कितने रुपए पर हुआ? 10,000 रुपये। इसमें लेन देन किस की वैल्यू क्या है? 10,000 रुपये। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी बच्चों, वो 10,000 मानी जाएगी। जिस मूल्य पर आप लेन देन करते हैं उसी को ट्रांजैक्शन वैल्यू माना जाएगा बच्चों। आगे क्या कहता है? प्राइस एक्चुअली पेड पेबल फॉर द सप्लायर। सप्लाई के लिए जो आपने दाम पे किया गया है या पे करना है वह दाम ट्रांजैक्शन वैल्यू कहलाता है। आगे क्या कहता है कि इसमें प्राइस एक्चुअली पेड फॉर, पहले वाले पॉइंट में हम देखें बच्चों, पहला वाला पॉइंट था जो पहले वाले पॉइंट में यदि बात करें हम कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो उसमें देखेंगे बच्चों कि मान लो कि आपने कुछ एसेंशियल ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू दिए, एसेंशियल ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू दिया हुआ है। एसेंशियल ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू में हम देखेंगे कि पहला है बेसिस फॉर वैल्यूएशन। क्या है? बेसिस फॉर वैल्यूएशन। एसेंशियल ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, बेसिस फॉर वैल्यूएशन, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, मूल्यांकन का आधार, बेसिस फॉर वैल्यूएशन। यहाँ पर मूल्यांकन का आधार जिस वैल्यू पर ट्रांजैक्शन हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें बच्चों, तो XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरर कंपनी है इन पंजाब। कहाँ पर है? पंजाब में। और सेकंड कंपनी है ABC लिमिटेड, वो भी पंजाब में है। दोनों कहाँ पर है? पंजाब में। जब विद इन स्टेट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट में हम कौन सा टैक्स लगाएंगे? CGST और SGST बच्चों। तो जो XYZ लिमिटेड है वो ABC लिमिटेड को सेल करती है, टूल्स एंड हार्डवेयर सप्लाई करती है, जिसका MRP है मैक्सिमम रिटेल प्राइस 11,000। ठीक है। और वो सेल करती है, सेलिंग प्राइस है वो है 6,000। कितना है सेलिंग प्राइस? 6,000 है। तो इसमें बच्चों ट्रांजैक्शन वैल्यू हुई है वो कितने पर हुई है?
वो हुई है 6000 में। MRP से नीचे बेच सकता है और 11,000 रुपये MRP है और 6,000 रुपये में सेल की जा रही है प्रोडक्ट की। तो टैक्स किस प्रकार लगेगा, जो बिल्स बनेगा आपका, तो आपको पता है टैक्स रेट 18%। इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं हम, तो इंट्रा स्टेट में CGST और SGST दोनों लगेंगे। 9%, 9%। तो 6,000 रुपये का जो CGST होगा, CGST एट द रेट 9%, वो होगा 540 रुपये। SGST एट द रेट 9%, वो भी होगा 540 रुपये। तो टोटल अमाउंट आ जाएगी बच्चों 7,080 रुपये टोटल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद में आज हम जो सेकंड करेंगे, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। जो दाम पे करना है, किया है या करना है, जो दाम पे कर चुके हैं या करना है। जैसे एक ऑडिट फर्म है, वो है पंजाब में, और जो ऑडिट करती है, और एक क्लाइंट है उसका, वो है ऊना में। एक सप्लायर है, एक रेसिपिएंट है। ऑडिट फीस है वो 2 लाख रुपए है। एक पंजाब वाली फर्म को ऑडिट करने का काम मिला है क्लाइंट। टैक्सी के रूप में वो पेड करता है वहाँ से जाने तक 10,000 रुपये। तो प्राइस पेड या पेबल कितना माना जाएगा? 2,10,000 रुपये माना जाएगा बच्चों। आज है कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो पूरी होगी तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को स्वीकार किया जाएगा? यदि ये शर्तें नहीं है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। कंडीशन 1, सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई आर नॉट रिलेटेड। भाई पहली कंडीशन तो ये है कि जो सप्लायर और रेसिपिएंट है वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए भाई। ठीक है। रिलेटेड का मतलब संबंधित नहीं होने चाहिए, उनके बीच में आपस में संबंध न होना चाहिए किसी भी प्रकार का। सेकंड है प्राइस इज द शोर कंसिडरेशंस। ये करेंगे आगे हम। तो पहला करते हैं कंडीशन 1, सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड। सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं होने चाहिए। जहाँ पर पार्टीज रिलेटेड होती है वहाँ पर ट्रांजैक्शन वैल्यू सही नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बच्चों? क्योंकि वो कम प्राइस पर बेच सकते हैं आपस में, कम प्राइस पर बेच सकते हैं क्योंकि वो टैक्स से बचना चाहते हैं। टैक्स से बचना चाहते हैं। ए फर्म और बी फर्म दोनों आपस में रिलेटेड है, संबंधित है, तो उन दोनों के बीच में कम मूल्य पर ट्रांजैक्शन हो सकती है क्योंकि वो टैक्स से बचना चाहेंगे। जहाँ पर पार्टीज रिलेटेड है वहाँ पर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे बच्चों। तो कौन कौन से ऐसे कंडीशन होंगी? तो ये GST लिस्ट गिवन है, उसमें दिया हुआ है। तो पहला है ऑफिसर एंड डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस। इसका मतलब है बच्चों, एक दूसरे के बिजनेस में या तो आप ऑफिसर है या डायरेक्टर है, या तो आप ऑफिसर है या फिर डायरेक्टर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें बच्चों, ए लिमिटेड है, ए व्यक्ति है, ए इज ए शेयर होल्डर इन ए लिमिटेड। एक व्यक्ति ए है, वो ए लिमिटेड में शेयर होल्डर है। किस में है? ए लिमिटेड में। और
बी इज ए शेयर होल्डर इन बी लिमिटेड, और बी क्या है, वो बी लिमिटेड में शेयर होल्डर है। अब हम देखते हैं कि ए व्यक्ति बी लिमिटेड में ऑफिसर या फिर डायरेक्टर हो सकता है। ए व्यक्ति है वो क्या हो सकता है, बी लिमिटेड में ऑफिसर या डायरेक्टर हो सकता है, और बी व्यक्ति ए लिमिटेड में ऑफिसर या डायरेक्टर हो सकता है। तो इनमें दोनों में आपस में रिलेशन हो गया है। यहाँ पर ए और बी आपस में रिलेटेड माने जाएंगे बच्चों। सेकंड देखते हैं पार्टनर। ए एंड बी आर पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म ए बी लिमिटेड में। ए और बी दोनों पार्टनर है किस फर्म में, ए बी लिमिटेड में। तो यहाँ पर ए और बी दोनों रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की बात करें, एक्स वाई लिमिटेड कंपनी में एक्स वाई जेड कंपनी में एम्प्लॉय मिस्टर एक्स है, तो एम्प्लॉयर कौन होगा, वो होगा एक्स वाई जेड एलटीडी। ये दोनों आपस में रिलेटेड है। ओनर बच्चों, ओनर की बात करें, मालिक ए लिमिटेड कंपनी है और बी लिमिटेड कंपनी है। कंपनी ए में शेर सिंह ने के 30% शेयर है, और बी लिमिटेड में भी शेर सिंह के 30% शेयर है। तो ये दोनों कंपनी आपस में रिलेटेड कंपनी मानी जाएगी। कंट्रोल्ड बाय अदर्स, ए बी सी लिमिटेड आर होल्डिंग कंपनी, ए बी सी लिमिटेड आर होल्डिंग कंपनी, और इसकी सब्सिडरी कंपनी है वो है PQR एलटीडी। एक होल्डिंग कंपनी है, दूसरी सब्सिडरी कंपनी, एक ने होल्ड किया है, दूसरी ने सहायक। यहाँ पर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी पर कंट्रोल्ड करती है, तो ये दोनों कंपनी आपस में क्या मानी जाएगी, रिलेटेड कंपनी मानी जाएगी, कंट्रोल बाय अदर्स। ठीक है, यानी कि ABC लिमिटेड कंट्रोल कर रही है किस पे, PQR लिमिटेड पे। आ गया कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन। बच्चों, इसमें जहां पर कोई तीसरा व्यक्ति पार्टी को कंट्रोल करता है। मान लो दो कंपनी है, ABC लिमिटेड, PQR एलटीडी। इन दोनों को कंट्रोल करती है XYZ लिमिटेड। इन दोनों को कंट्रोल करती है XYZ लिमिटेड। तो यहाँ पर भी इनके बीच में क्या हो गया, आपस में रिलेटेड हो गई। थैंक यू।